नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जंगल राज रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी में प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के एक हफ्ते के अंदर ही पटना में एक और बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है। इस बार निशाना बने हैं जिले के जाने माने बालू कारोबारी रमाकांत यादव, जिनकी बीते दिन अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर सरेराह हत्या कर दी थी। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, ये बिहार के हर कोने में, हर एक क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पूर्णिया की बात कर लेते हैं तो पूर्णिया में 5 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या की गई, जबकि नालंदा में 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई। तो वहीं मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी की हत्या हुई और पटना में यानी राजधानी में 2 बड़े व्यापारियों की हत्या से व्यापारिक समुदाय में भी दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। बीते 10 दिनों की बात करें तो बीते 10 दिनों में 11 लोगों की बिहार में हत्या हो चुकी है। 11 जुलाई 2025 को पटना में हत्या हुई, जिसमें बिजनेसमैन गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारा गया। 6 जुलाई को नालंदा में 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या हुई। ये आप मेरे आजू बाजू 4 तस्वीरें भी देख रहे हैं। अलग अलग तारीख में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग घटनाक्रम। हत्या 6 जुलाई को मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और 6 जुलाई को ही पूर्वी चंपारण में भी मुहर्रम की आड़ में हत्या की गई। इसके एक दिन बाद 7 जुलाई को पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तो बिहार में जो अपराधी है वो पूरी तरीके से बेलगाम है और जो जंगल राज है वो पूरी तरीके से चरम पर है। 7 जुलाई के बाद 10 जुलाई को पटना में बालू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है? कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है? आए दिन बिहार में सरेआम सरेराह हत्याएं हो रही हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसके साथ ही साथ पुलिस का लापरवाह कार्यशैली को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं कि जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटना में गोपाल खेमका की हत्या होती है 4 जुलाई को। इसके बाद 6 जुलाई को आप देखिएगा यहां पर भी हत्या कर दी जाती है। नालंदा में 2 बच्चों की हत्या हो जाती है, पूर्णिया में। इसके बाद 7 जुलाई को 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब 10 जुलाई को यानी बीते दिन ही पटना में बालू व्यवसायी की रमाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है। हालांकि ये कहा जा रहा है फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है और पुलिस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि भाई 15 साल पहले इनके भाई को भी ऐसे ही अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा था। लेकिन बिहार में अपराधी बेलगाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, किसी प्रकार की 2 राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में जिसको अपराधी मुक्त बिहार बनाने का दावा वादा तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हम ये कब कहेंगे कि बिहार अपराध मुक्त हो गया है? तो देखिए बिहार में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। दरअसल जुलाई की बात करें तो जुलाई में आपराधिक वारदात लगातार सामने आई हैं। ये 10 से 15 दिन का 10 से कम दिन का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है। दरअसल 4 जुलाई 2025 को पटना में हत्या हुई, बिजनेसमैन गोपाल खेमका को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद आइए 6 जुलाई को 2 दिन बाद ही 2025 में नालंदा में 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को 2025 में मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की चाकू गोदकर हत्या की गई और इसी दिन यानी 6 जुलाई को ही पूर्वी चंपारण में भी मुहर्रम की आड़ में हत्या की गई। इसके बाद 7 जुलाई यानी एक दिन बाद ही पूर्णिया में भी ऐसी ही वारदात सामने आई, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 10 जुलाई को यानी बीते दिन ही पटना में एक बालू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनका नाम था रमाकांत यादव। इनके परिजन ये कह रहे हैं कि भाई सख्त कार्यशैली होनी चाहिए, प्रशासन का सख्त रवैया होना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बिहार में जो आपराधिक घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं और ये 4 जुलाई से लेकर बीते दिन तक का यानी 10 जुलाई तक का जो आंकड़ा था वो हमने आपको बताया। और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का उनसे तारुफ भी करवा देती हूँ। शौर्य भटनागर पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शुरुआत में शौर्य जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, बहुत स्वागत के साथ। पहला सवाल, ये जो लगातार बिहार में किस तरीके से वारदातें हो रही है, अब ये 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक बीते दिन तक एक के बाद एक घटना है, किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। ये हो क्या रहा है? कौन लोग हैं ये और क्यों इनको संरक्षण दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? शौर्य जी आवाज मिल रही है आपको?
जी जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है मैम जी मेरी? जी, बेहतर तरीके से। जी। पहले तो आपका धन्यवाद, आपने शो में मुझे बुलाया। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट जो चीज मुझको समझ में आती है, जब तक कानून मात्र सिर्फ कानून से नहीं, ऐसा कहा जाता है कि क्राइम इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड इन्फोर्समेंट, इट इज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल रेपुटेशन और ग्रोथ। तो बिहार में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान नहीं हो रहे। जैसा आपने कहा, सरकारें आती हैं जाती हैं, वादे होते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को क्या मिलता है? एट द एंड बहुत सारे लोग मजबूर होकर क्राइम की तरफ जाते हैं। तो बिहार में लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत तो है, जरूरत लेकिन ये भी है कि वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, वहां पे कुछ ऐसी काउंसलिंग की जाए कि वहां पे लोगों को समझ में आया भी। लगभग एक परिवार के 5 लोगों को बिहार में जला दिया गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगातार एक दिन में 9 मर्डर बिहार में हुए। ये कोई छोटा कोई मतलब हम कह देते हैं कि 9 मर्डर हुए हैं, लेकिन उस एक शख्स के पीछे एक पूरी जिंदगियां तबाह हो जाती है। बिल्कुल। उस एक शख्स के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, और बिहार में आए दिन ऐसी कहानियां हमको सुनने में मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में बहुत जरूरत है कि वहां पर सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए, तब कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं, लेकिन ये कानून व्यवस्था क्यों नहीं बरकरार रह पा रही है? कानून व्यवस्था पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये अपराधियों को संरक्षण देना या उन्हें खुले छोड़ देना, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है? या तो सरकार डरा नहीं पा रही है? जब बच्चा कोई गलत काम करके घर आता है तो माता पिता का फर्ज बनता है कि आप उसको डराएं ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। यहाँ पर सरकारें और पुलिस क्या कर रही है? मुझे लगता है सरकारें और पुलिस, जो हमारा संविधान है, वह मात्र एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के तौर पर बिहार पे काम कर रहा है, वह धरातल पे काम नहीं कर रहा। अगर वो धरातल पे काम करे, वो सारी चीजों को इन्फोर्स किया जाए, तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। हाँ। आपने मैडम सुना होगा, बहुत सी ऐसी बातें बिहार के बारे में कही जाती हैं कि 200 रुपए में मर्डर हो गया या इतने रुपए में मर्डर हो गया। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा कारण है रिश्वतखोरी। आप अभी इंटरनेट खोल लीजिए और देखिए कि कितने भ्रष्टाचार के केसेस बिहार में हैं, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, बिहार में एक जो सोच बनी हुई है कि हमको सरकारी नौकरी की तरफ जाना, हालांकि एक अलग मुद्दा है, उसको भी बहुत बेटर किया जा सकता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जैसी चीजें नहीं है। बिहार हमारा ज्ञान का केंद्र रहा है। महात्मा बुद्ध बिहार के गया में थे। तो मैं ये मानता हूं कि अगर बुद्धत्व को दोबारा बिहार में लाना है तो सख्ती करनी जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं बिहार में लगातार आ रही हैं, ये सख्ती से और सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ से हो जाएगा। क्योंकि रियलिटी चेक और डॉक्यूमेंट चेक, ये तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, और बिहार में ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग तौर पे चल रही हैं। नहीं, लेकिन जब इस तरह की वारदातें होती है, जब इस तरह के मर्डर हो रहे हैं, बच्चों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली सबसे बड़े सवाल के घेरे में आती है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी निर्मल कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूर्व डीजीपी के तौर पर। निर्मल मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन उसी के साथ सबसे पहला सवाल भी, क्योंकि बिहार में हम लगातार ऐसे आपराधिक वारदातों का जिक्र कर रहे हैं, हमें लगभग हर दिन हर क्षेत्र से, हर कोने से बिहार से कभी ना कभी हत्या की खबर मिलती है। हम ये कब कह पाएंगे कि बिहार जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त है और बिहार जो है वो अपराध मुक्त है? जी देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार और अपराध की बात है, हर जगह होता है, पर हाँ, बिहार में कुछ ज्यादा ऐसी स्थिति इस समय लग रही है। पर ये दशकों का इतिहास है, इसका दशकों का कानून विहीनता का इतिहास है, जहां लोग ही कानून बन गए, पॉलिटिकल पार्टीज कानून बन गई, जहां रूल ऑफ लॉ को एकदम छोड़ दिया गया। ये बात आज नहीं, आज से 30 साल पहले भी थी। और बहुत ऐसा कुछ हो गया कि जो अथॉरिटी में जो लोग थे, उन्होंने जो कहा वही कानून बन गया, बजाय इसके कि जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, जो एविडेंस एक्ट है, या जो देश का संविधान कहता है, बराबरी की बात करता है। इतिहास ऐसा रहा है। जबकि देखिए, बिहार एक बहुत ही ग्रेट, महान सभ्यता है। कितने धर्म वहां पैदा हुए। सिख धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, सिख धर्म वहां पैदा हुआ। गुरु गोविंद सिंह के जन्म पटना में है। भगवान बुद्ध आए नेपाल से, कहीं से, उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई। महावीर जैन, मतलब आप कहिए कितने कितने महान लोगों ने यहाँ आके मतलब मोक्ष तक पाया है, ज्ञान पाया है। और सांसारिक चीजें तो खैर पाई है, बहुत बड़े बड़े राजा, चंद्रगुप्त का वंश और ये सब कितने बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। और परंतु अभी जो वर्तमान स्थिति है, उसमें लगता है लोग अपने एक तो गौरवशाली इतिहास को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, और सिर्फ मतलब एक वो जाति पाति में या बदले की राजनीति में
और राजनीतिक तौर पे अपनी रोटी सेकने में। और इसमें मुख्य गलती राजनीतिज्ञों की है। देखिए, जनता बेचारी परेशान है, तंग तबाह है। राजनीतिज्ञ जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लोगों को या तो धर्म में बांटेंगे, लोगों को या तो जाति में बांटेंगे। और धर्म से भी ज्यादा इस समय बिहार की जो खराब स्थिति है वो जात पात के कारण है। देखिए, जाति के कारण कितने मर्डर होते हैं, जाति के कारण कितने क्राइम हो रहे हैं। लेकिन बच्चे को मार देना मतलब कोई पारिवारिक जाता है, ये तो पुलिस प्रशासन का बड़ा फेलियर है ना। अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होंगे। जी हाँ, आप कुछ सवाल कर रहे थे क्या? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ निर्मल जी कि लॉ एंड ऑर्डर पर तो बड़े सवाल खड़े होंगे ना, कि अधिकारी किस लिए हैं? वो इसीलिए है ताकि हम चैन की नींद सो पाए। जो आम जनमानस है उनको ये संदेश जाए कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मुझे लगता है कि उल्टा हो रहा है कि अपराधियों को ये कहा जा रहा है कि भाई आप निश्चिंत रहिए, लोग तो डर में जिएंगे ही। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि अब जो अधिकारी हैं उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो होनी चाहिए प्रतिबद्धता, वो कानून के प्रति होनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास विशेष चीज के लिए हो जाती है, जो कि कानून नहीं होता। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपकी प्रतिबद्धता सिर्फ कानून के प्रति होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ के प्रति होनी चाहिए, संविधान के प्रति होनी चाहिए। कि आप अधिकारी हैं, आपको 5 साल पे चुनाव जीतने नहीं जाना कि आपको बहुत ऐसे काम करने हैं पॉपुलर होने के लिए। मतलब पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए आपको किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए। संविधान में है आर्टिकल 311 जो कि हर व्यक्ति को वो देता है, जिसे कहते हैं कि एकदम नौकरी IAS IPS की पक्की करता है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को पूरा प्रोटेक्ट करता है। कोई आपको हटा नहीं सकता, कोई आपकी तनख्वाह में 1 पैसा कम नहीं कर सकता। इतनी अच्छी सुरक्षा किसी जॉब में नहीं है। उसके बावजूद अगर आपकी प्रतिबद्धता कानून और देश के जो नियम है और कानून रूल ऑफ लॉ है उसके प्रति रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप नहीं रख पाते, इसका मतलब कि आप कुछ और चाहते हैं, या आपको कुछ दूसरा लालच है या भय है, तो लालच और भय से दूर रहना चाहिए। और संरक्षण भी मिल रहा है, एक सपोर्ट भी मिल रहा है। आप ये मानते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है या लोगों के मन में, अपराधियों के मन में बताओ अगर डर नहीं है, तो आप अगर कितने से कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आप पर सवाल खड़े होंगे ही फिर। जी हाँ, बिल्कुल। बड़े अधिकारी का मतलब और बड़ी जिम्मेवारी। हाँ, जितनी बड़ा आपका पद है उतनी बड़ी आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। तो पद कोई ऐसा नहीं है कि खाली गाड़ी में स्टार लगा के घूमे और सैल्यूट पाए और बहुत सीनियर हो कि 3 लाख लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं पूरे मतलब जितने सिपाही और आपके नीचे के। नहीं, जितना बड़ा पद है, ज्यादा बड़ी अगर आपकी पोजीशन है तो आपकी जिम्मेवारी और बड़ी हो जाती है। ठीक है, मैं शौर्य जी के पास आती हूँ। शौर्य जी, जितनी बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतनी बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती को पार नहीं कर पा रही है बिहार के पुलिस और अधिकारी। जैसा मैंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। मैंने भी बिहार के इतिहास पर बात करी और मैम ने भी बताया महात्मा बुद्ध वहां पे हुए, गया को कौन नहीं जानता। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि हम इतिहास पे चिपके रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे राज्यों में जातिवाद पहले रिसेशन के रूप में आता था, आज जातिवाद डोमिनेंस के रूप में आने लगा है कि अरे हम तो ये हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम आती है इतिहास के साथ। हम लोग इतिहास के पृष्ठों पर चिपके रहना चाहते हैं और आगे नहीं बढ़ना जानते। मुझे लगता है कि बिहार को भी जरूरत है कि वो जो उनका गौरवशाली इतिहास है सिर्फ उसकी बात ना करते हुए और भी आगे जिन चीजों को ठीक किया जा सकता है उन चीजों को ठीक किया जाए। जैसे अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिहार में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। अभी 2-1 दिन पहले की न्यूज है, बिहार में रेप की घटना हुई नाबालिग के साथ, 5 लोगों को जला दिया गया, एक दिन में 9 लोगों को मारा गया। तो लॉ एनफोर्समेंट की गलती है, लेकिन गलती सबसे बड़ी उन लोगों की है जिन लोगों ने बिहार के लोगों से वादे करे और उनको दिया कुछ नहीं। बिहार बहुत डेवलप हो सकता था, बिहार के पास अच्छी खासी भूमि है। तो मुझे लगता है कि बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। अगर बिहार को हमको एक सिरे से लेके जाना पड़ेगा तो इतिहास से ज्यादा वर्तमान को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बात रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन अधिकारियों को निभानी चाहिए जो वह निभा नहीं पा रहे हैं, और नेताओं को निभानी चाहिए। उन्हें अपने जमीर से पूछना चाहिए जो आप गलत वादे इन लोगों से कर रहे हैं। और नेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप बताइए, डबल इंजन की सरकार अगर बिहार में चल रही है और अब चुनाव आने को है, साल के अंत में अक्टूबर नवंबर तक चुनाव की तारीखें भी सामने आ जाएंगी,
लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इस तरह की हत्याएं निश्चित तौर पर ये सरकार और सरकार की कार्यशैली के साथ साथ, क्योंकि जिसकी सरकार उसकी पुलिस भी, उसका जोर भी चलता है। लेकिन यहाँ कैसा जोर है? बिहार में चुनाव आने को है और इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। जी जी बिल्कुल, जिसकी सरकार उसकी पुलिस भी। मुझे एक मुहावरा भी हालांकि इससे याद आ रहा है, लेकिन यहाँ तो मैं नहीं बोलना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि सरकारें कोई भी आए, लेकिन बिहार में जो मेन चीज रही है ग्रीड, उस ग्रीड से ऊपर आकर मुझे लगता है चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। और बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या मैडम ये भी है कि जो पुलिस है, आप देखिए बिहार में लगातार ये रिश्वत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। पुलिस भी अपना वहां उठा के ठीक से काम नहीं कर रही है। आप थोड़े बहुत पैसे दें तो आप छोटे मोटे क्राइम से बच सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे से छोटे मोटे क्राइम करा सकते हैं। तो मोर ओवर हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या हो रही है। और मुझे लगता है कि बिहार में जो वहां के लोकल चैनल है, जो मीडिया है, उनको भी इस चीज का सहारा लेना चाहिए। मीडिया itself tool to promote or to propagate positive information or the positivity। तो अगर उस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बिहार में भी। निर्मल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। निर्मल जी, क्या आप ये समझती हैं कि प्रशासनिक तौर पर कानून उतना बेहतर तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, और यही वजह है कि ये जो अपराधी हैं, ये जो गैंगस्टर की तरह खुले में घूमते हैं, इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि एक के बाद एक इस तरह की हत्याएं हो रही है और इनको और बढ़ावा मिल रहा है कि कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कानून का इस्तेमाल तो समाज में बहुत अच्छी बराबरी ला सकता है, पर बराबर के क्राइम के लिए बराबर का कानून लगना चाहिए ना। अगर आप सिलेक्टिव तौर पे कानून अप्लाई करते हैं कि विरोधियों पे ज्यादा कड़ा कानून और अपने पक्ष वालों के जो आपके पक्ष में है उनके लिए कोई कानून ही नहीं है, इस तरह का अगर आप कानून में भेद करते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ये कानून और इस व्यक्ति के लिए कानून नहीं है, या बहुत सख्त कानून है, या शूटर तो शूटर है, अपराधी तो अपराधी है, तो कानून का इस्तेमाल बराबर हो, सब अपराध पे बराबर हो, अंकुश बराबर लगे। अपराधी चाहे किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, किसी उम्र का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी तो अपराधी है। और जहां ये बात अगर मतलब ठीक से अप्लाई होगी और अपराधी को मतलब अपराधी की तरह से देखा जाएगा, उसके रंग भेद, नस्ल, जाति, धर्म, ये सब नहीं देखा जाएगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, तभी आप रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं कि आप जैसे भी हैं सबको बराबर अधिकार है कानून से संरक्षण पाने का। आप देखते हैं कि बिहार में इस तरह का होता है कुछ, ये फैक्टर जो है कास्ट फैक्टर की हम बात करते हैं, जैसे कि शौर्य जी ने भी जिक्र किया कि कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, जो इस तरह की वारदातें होती हैं, हत्याएं होती हैं। आप मानती हैं, सहमत हैं? जी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में हर जगह है, और कानून का भी जो अलग अलग एप्लीकेशन है शायद हर जगह ही थोड़ा बहुत होता हो, पर बिहार में इसकी पराकाष्ठा है। हाँ। और अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब इतनी पराकाष्ठा हो गई है एकदम कि मतलब और कुछ सूझता ही नहीं है और कुछ समझ में नहीं आता। कोई थोड़ी बहुत लिप सर्विस भी कानून को देने के लिए तैयार नहीं है कि थोड़ा बहुत उसका सम्मान करते चले, किनारे से निकल जाए, अगर पूरा नहीं हम उसका कर सकते सम्मान, तो वो भी बात अब नहीं है। इतना सिलेक्टिव एप्लीकेशन और इतना सिलेक्टिव तरीके से बढ़ रही हैं चीजें कि उससे फिर ऐसा लगने लगता है कि प्रशासन को और कड़े और मतलब ऐसा समाधान खोजे कि जिससे हर अपराध रुके और अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करे, चाहे उसकी कोई पहुंच पैगाम हो, संतरी का बेटा हो या मंत्री का, हमें मतलब नहीं, वो अपराधी धाराएं तो है ही, आईपीसी की धाराएं तो है ही, लेकिन आप बस जरूरत है तो उस पर अमल करने की। जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक जगह पर हम देखते हैं कि उसका हार्ड एप्लीकेशन हो जाता है, दूसरी तरफ उसका सॉफ्ट एप्लीकेशन हो जाता है। पक्ष और विरोध में जो विपक्ष के लोग हैं या जो विरोधी हैं उन पर उस तरीके से बहुत नकेल कसने का काम होता है, लेकिन जो अपने लोग होते हैं या मिलीभगत के लोग होते हैं उन पर उस तरीके से एप्लीकेशन नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लगता है कि अगर भेदभाव रुकेगा या फिर पक्षपात रुकेगा तो इस तरह की वारदातें भी रुकेंगी बिहार जैसे राज्य में। बिल्कुल रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। जहां लगे कि हम कोई अपराध कर रहे हैं तो उसकी एक समानुपाती सजा, समानुपाती कार्रवाई मेरे ऊपर होगी तो हम डरेंगे। अगर हमें पता हो कि भाई हम तो मंत्री का बेटा है, हम तो संतरी का बेटा है, हम तो मंत्री है, हम तो संतरी है, अगर ये पता है कि मैं तो कानून से ऊपर हूं, तब आप कानून का सम्मान नहीं करते। और जब आप कानून का सम्मान नहीं करते, आप कानून संगत कार्य नहीं करते, और आप अगर कानून संगत कार्य नहीं करते तो समाज की दशा और बद से बदतर होती चली जाती है। हर आदमी अगर कानून के दायरे में खुद को बांध के रखे, और जहां अगर कोई वायलेशन होता है तो जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव हो, न्यायालय हो, वो लोग एकदम कड़े तरीके से उसका जो जहां भी वायलेशन हुआ उस पर कार्रवाई की जाए।
तभी ये संभव है कि समाज में एकदम रूल ऑफ लॉ, शांति जो है, विधि व्यवस्था है, एकदम अच्छे से वो चाक चौबंद हो जाएगी। उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शौर्य जी हमारे साथ जुड़े। शौर्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक होती जो हत्या की वारदात है वो बिहार में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं पुलिस की कार्यशैली पर, सरकार की कार्यशैली पर। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी क्यों बिहार में सुशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्यों सुशासन की तस्वीरें नहीं सामने आती, और ये कब हम कह पाएंगे कि बिहार जो है वो अब पूरी तरीके से अपराध मुक्त हो चुका है। भले ही चुनाव से पहले दावे वादे खूब किए जाते हों, लेकिन जब इस तरह की जानकारियां और इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं और इस तरह से अपराधी निकल कर आते हैं तो साफ तौर पर वो तस्वीरें जो और वो दावे वादे पूरी तरीके से उलट जाते हैं।